स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। ये जा रहा है 84 किलोमीटर प्रति घंटा से और ये विपरीत दिशा में ये जो आ रहा है ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो रिलेटिव स्पीड कहता है, इसका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 84 + 6 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं तो यह मीटर प्रति सेकंड में चला जाएगा। 18 × 5 = 90, 25 मीटर प्रति सेकंड। दूरी बराबर चाल गुना समय बराबर 100 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी 100 मीटर। बच्चों, मैं हूं गुरु नितेश और आज हम लोग BSSC सीरीज में बिहार SSC LDC का एग्जाम जो 2005 में हुआ था उसके सारे सवाल, मैथ्स के सारे सवाल हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला सवाल है कि यदि A/B बराबर 3/4, B/C बराबर 5/9 और C/D बराबर 16/15 है तो A/D क्या होगा। तो दिया हुआ है आपको कि A/B बराबर है 3/4, B/C बराबर है 5/9। तो आप बताइए ये दोनों में B है तो ये दोनों हमारा बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए हम ऊपर वाले में 5 से नीचे वाले में 4 से गुना करते हैं तो ये अनुपात B/C बराबर हो जाएगा 15/20 अनुपात 9 चौका 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा A/B/C बराबर 15/20/36। और आपको दिया हुआ है कि C/D बराबर है 16/15, है ना। C/D बराबर है 16/15। तो अब इसमें C को बराबर करना है आपको। ये 16 है, ये 36 है, तो आपको C और D को बराबर करना है ना। तो इसमें आप 4 से और इसमें 9 से गुना कर दे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। 36 चौका 144 और 16 नवा 144। तो ये बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A/B/C बराबर 15 चौका 60, 20 चौका 80, 144 और 15 नवा 135। ठीक है, तो ये हो जाएगा 135। और आपसे पूछ रहा है कि A/D बराबर क्या होगा। तो A है ये, D है ये, तो ये 60/135। 15 चौका 60, 15 नवा 135। तो ये 4/9, 4/9 आपका A/D हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 4/9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि 2100 रुपया का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3.5 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। तो आपको पता है कि SI बराबर होता है PRT/100, है ना। SI बराबर होता है PRT/100। तो यहाँ प्रिंसिपल मूलधन बराबर दिया हुआ है 2100 रुपया, दर बराबर दिया हुआ है 10% और समय बराबर दिया है 3.5 साल। इसको तोड़ लेंगे, 3 दूना 6, 7/2 वर्ष। और आपको पता है कि अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस इंटरेस्ट, है ना। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, है ना, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा PRT/100, है ना। तो साधारण ब्याज होगा 2100 गुना 10 गुना 7/2 गुना 100। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट गया, उसके बाद ही 5 दूना 10 कट गया। तो ये हो जाएगा 21 गुना 5 गुना 7। इसको हम लोग गुना कर लेंगे, आएगा 735 रुपया। अब मिश्रधन बराबर हो जाता है मूलधन प्लस ब्याज। अब मूलधन दिया हुआ है 2100 रुपया, इसमें जोड़ लेना है हमको 735 रुपया को। तो ये हो जाएगा 2835 रुपया और यही हमारा आंसर हो जाएगा 2835 रुपया। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 5% की दर से 164 रुपया हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको मूलधन निकालना है, आपको वह धन निकालना है जिस पर 5% के साथ चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 164 रुपया हो जाता है। तो परसेंटेज के फॉर्मूला से, इफेक्टिव परसेंट के फॉर्मूला से हमको पता है कि अगर
5% का दर होता है और समय अगर 2 वर्ष हो तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज 10.25% हो जाता है। इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है? 10.25% हो जाता है। तो यहाँ 10.25% चक्रवृद्धि ब्याज बराबर दिया है 164 रुपया। और आपको पता है कि कोई भी मूलधन अपने आप का 100% होता है, तो इसका मतलब है हमको 100% निकालना है। तो 100% बराबर हो जाएगा 164 बटा 10.25 गुना 100। ये जब हम लोग निकाल देंगे तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा, और इसको जब हम लोग काट देंगे तो ये आपको आएगा 1600 रुपया आएगा। इसका मतलब तीसरा का ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। किसी धन का 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपया है, तो धन क्या है? जैसा कि पिछला प्रश्न में हम आपको बताए थे कि 5% के दर पर अगर 2 वर्ष का आप साधारण ब्याज निकाले तो ये होता है 10%, है ना, क्योंकि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है। लेकिन 5% के दर से अगर आप 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले तो ये होता है 10.25%। चूँकि चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक साल पर पिछले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो अंतर है, अंतर हो जाएगा 10.25 माइनस 10% बराबर 0.25। अब इसी अंतर के कारण साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर आया है, मतलब 0.25% बराबर है 50, है ना। तो आपको धन निकालना है, 100% बराबर हो जाएगा 50 बटा 0.25 गुना 100, दशमलव हटेगा तो गुना 100, 25 दूना 50, तो ये हो जाएगा 20,000 रुपया। और यही आपका जवाब हो, ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा, यही आपका जवाब होगा। अगला प्रश्न कहता है कि यदि m बराबर 2 का पावर 5, m बराबर दिया है 2 का पावर 5, 3 का पावर 7 और 5 का पावर 10, और n बराबर दिया है 2 का पावर 7, 3 का पावर 8 और 7 का पावर 12, तो इन दोनों का HCF क्या होगा? तो HCF निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग कॉमन बेस ढूंढते हैं। तो कॉमन बेस देखते हैं, तो यहाँ 2 है, इसमें भी 2 है तो 2, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है तो 3, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 7 है, तो ये दोनों कॉमन बेस नहीं होगा। कॉमन बेस का लोएस्ट पावर लिया जाता है, कम वाला पावर लिया जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो इसका मतलब हम यहाँ लेंगे 5, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो इसका मतलब हम लेंगे 7। तो इसका HCF होगा 2 का पावर 5 गुना 3 का पावर 7, यही इसका HCF हो जाएगा 2 का पावर 5 गुना 3 का पावर 7। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि x y का 90% है तो y x का कितना प्रतिशत होगा, है ना। यदि x है और y है, कहता है x जो है y का 90% है, तो y अगर 100 है तो x 90 होगा, क्योंकि जब हम 100 मानते हैं तो उसका जितना परसेंट निकालते हैं उसका वैल्यू उतना ही होता है। तो y का x 90% है तो y 100 है, तो x क्या होगा 90। और आपसे पूछ रहा है तो y x का कितना परसेंट होगा, तो ये y जो है ये x का कितना परसेंट होगा, है ना, ये x का कितना परसेंट होगा, है ना। तो आपको हो जाएगा 100 बटा 90 गुना 100, है ना, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 बटा 9, 9 से भागा दीजिएगा 1 बचेगा 1 बचेगा 1.1, ऐसे चलता चला जाएगा, मतलब 111.1 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर नंबर डी, ये आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल कहता है कि एक संख्या का 19.6% 0.636 है, मतलब 19.6% जो है वह है 0.637, है ना। तो आपसे कहता है तो संख्या का 180% क्या होगा, है ना। तो हमको 100% मतलब संख्या नहीं निकालना है, संख्या का 180% निकालना है। तो इतना परसेंट बराबर इतना, तो 1% बराबर हो जाएगा 037/19.6, तो 180% बराबर हो जाएगा 0.637।
अपॉन 19.6 इंटू 180, और जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 5.85। यही आपका सही जवाब होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। आगे, एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास करने के लिए 36% अंक चाहिए, उसे 130 अंक मिलते हैं और वह 14 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या होगा? तो आप बताइए, पास करने के लिए अंक चाहिए प्रतिशत में 36%, है ना, प्रतिशत में अंक चाहिए 36%, लेकिन उसको अंक आता है 130 और वो फेल कर जाता है, 14 नंबर से फेल कर जाता है। मतलब कुल अगर उसको 144 नंबर आ गया होता तो वह बच्चा पास कर जाता। अब प्रतिशत में कहता है कि अगर उसको 36% आएगा तो वो पास कर जाएगा। इसका मतलब 36% जो है वो 144 के बराबर है, तो इसका मतलब 36% जो है वो 144 के बराबर है। कहता है परीक्षा का अधिकतम अंक क्या होगा, तो अधिकतम अंक प्रतिशत में कोई भी चीज़ 100% होता है, तो इसका मतलब 1% बराबर हो जाएगा 144 बटा 36, तो इसका मतलब 100% बराबर हो जाएगा 144 बटा 36 गुना 100, 36 चौका 144, तो ये हो जाएगा 400 अंक। यही आपका सही जवाब होगा। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी वो आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कहता है कि यदि 2x बराबर 3y बराबर 4z हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या है? तो 2x बराबर है 3y बराबर है 4z, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब हमको x अनुपात y अनुपात z चाहिए, तो जब हमको x का मान निकालना हो तो हम इसको ढक देते हैं और इन दोनों को आपस में गुना कर लेते हैं, तो ये हो गया 3 गुना 4। जब हमको y का वैल्यू चाहिए तो हम इसको ढक देंगे और इन दोनों को आपस में गुना कर लेंगे, 2 गुना 4। और जब हमको z का वैल्यू चाहिए तो इसको ढक देंगे, इन दोनों को आपस में गुना कर लेंगे, 2 गुना 3। अब देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो इसका मतलब x अनुपात y अनुपात z बराबर हो जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3, और इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 6 अनुपात 4 अनुपात 3। आपको हमेशा याद रखना है कि अनुपात जो होता है वह सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है। मतलब कि अगर कोई भी चीज़ कटने वाला होगा तो हम उसको काटेंगे, बिना काटे हुए हम उसका आंसर नहीं दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ हम 12 अनुपात 8 अनुपात 6 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में से सब में से कटने वाला है ना। और काटेंगे तभी जब 2 या 2 से अधिक अनुपात दिया हुआ है और उस सभी को काट देता है, ठीक है। 2 व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं, तो 3 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 3 व्यक्ति मिलकर इसको 40 दिन में पूरा करेंगे। कैसे करेंगे? तो पता है यह प्रश्न टाइम एंड वर्क का है, और टाइम एंड वर्क में आदमी और समय, है ना, समय और आदमी के बीच में इनवर्स का रिलेशन होता है, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा आदमी होगा उतना कम समय लगेगा, जितना कम आदमी होगा उतना ज़्यादा समय लगेगा। प्रश्न कहता है कि 2 आदमी अगर किसी चीज़ को 60 मिनट में करता है, तो ऑब्वियस सी बात है एक आदमी इसी काम को 60 गुना 2 बराबर 120 मिनट में करेगा। और 3 आदमी आपसे पूछ रहा है, तो 3 आदमी 120 बटा 3 बराबर 40 मिनट में इस काम को कंप्लीट कर देगा। तो हमेशा याद रखना है कि टाइम और टाइम और आदमी के बीच में हमेशा क्या होता है कि इनवर्स का रिलेशन होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 3 आदमी या 5 औरतें एक काम को 48 दिन में कर सकती है। ये भी टाइम एंड वर्क का सवाल है। आदमी या 5 औरतें किसी काम को 48 दिनों में कर सकती है ना। 48 दिनों में काम को पूरा कर सकती है। इसका मतलब या तो 3 आदमी या तो 5 औरत इस काम को कितना दिन में कर लेगा? 48 दिन में। तो इससे आपको एक रिलेशन मिल गया कि 3 आदमी बराबर 5 औरत। मतलब जितना काम 3 आदमी कर सकता है उतना ही काम 5 औरत भी कर सकती है।
सवाल में हमको दिया है कि 6 आदमी और 5 औरत इस काम को कितने दिन में करेगा। तो हम क्या करेंगे कि इस रिलेशन के मदद से इसमें से औरत या आदमी किसी एक को गायब कर देंगे। तो यहाँ देखिए 5 औरत बराबर 3 आदमी है, तो यहाँ से ही 5 औरत को हटा के 3 आदमी से रिप्लेस कर देंगे। तो 6 आदमी प्लस 3 बराबर कुल मिला के 9 आदमी हुआ। और सवाल में दिया है कि 3 आदमी इस काम को 48 दिन में कर सकता है। 3 आदमी इस काम को 48 दिन में कर सकता है। आदमी इस काम को करेगा 48 गुना 3 दिन में, तो 9 आदमी इसी काम को करेगा 48 गुना 3 बटा 9, 3 तिरका 9, 16 तिया 48, मतलब 16 दिन में वह काम को समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो जाएगा 16 दिन। है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो त्रिज्या गोला जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है ना। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब कहता है कि गोला का त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर वाले बड़ा गोला से, है ना, एक बड़ा गोला है जिसका त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, इससे हमको छोटा छोटा गोली बनाना है जिसका त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, है ना। तो जब भी 3D फिगर से कोई दूसरा फिगर बनाते हैं, है ना, 3 आयामी चित्र से जब कोई दूसरा चीज़ निकालते हैं तो हमेशा उसका आयतन बराबर होता है। क्यों? क्योंकि जो 3 डायमेंशनल फिगर होता है वह सॉलिड होता है ना। तो इसको पिघला के ये बनाया जाता है। तो इसका आयतन अगर बड़ा वाला गोला का आयतन हम मान ले 4/3 पाई गुना 3 का क्यू, तो दूसरा वाला का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई गुना 1 का क्यू। अब क्या होगा कि बड़ा वाला में छोटा वाला से भागा देंगे तो इसका आयतन आ जाएगा। तो इसका मतलब 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, मतलब 27/1 बराबर 27 गो छोटा छोटा गोला बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 27। अगला सवाल कहता है कि 0.9 रूट ओवर का मान क्या होगा, है ना। तो अगर इस सीधा √9 होता तब तो इसका मान 3 हो जाता, लेकिन 0.9 है, ठीक है। तो 0.9 है, बेसिक से अगर हम इसको बनाए, है ना, तो इस दशमलव के बाद हमको बराबर अंक चाहिए, मतलब पेयर में अंक चाहिए। तो यहाँ हमको 0 लगाना होगा। तो यहाँ 0 अब देखिए 9 9 81, है ना, ये हो जाएगा 9, ठीक है। फिर 2 0 उतरेगा, यहाँ 9 होता है, ये 18। फिर इससे आगे बढ़ेंगे, है ना, इससे आगे बढ़ेंगे तो इसको भागा देंगे, लेकिन यहाँ हमको ऑप्शन में एक एक डिजिट में ही आंसर आ गया है। तो ये 0.9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में होगा। और ये बहुत बार फ्रिक्वेंटली बहुत सारे एग्जाम में सवाल आया है और आदमी इसको 0.3 मार के गलती कर लेता है, ठीक है। आगे प्रश्न कहता है कि वस्तु अपने क्रयमूल्य के 5% लाभ पर 12,600 में बेची गई। लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि इसे 13,200 में बेचा जाए, है ना। तो पहली बार में क्या हो रहा है, तो 5% लाभ हो रहा है ना। बार बार आपको कहते हैं कि लाभ क्रय मूल्य पे होता है और क्रय मूल्य प्रतिशत में 100% होता है। तो इस पर अगर 5% लाभ होगा तो ये 105% हो जाएगा। इसका मतलब 105% बराबर दिया है 12,600। तो 100% बराबर हो जाएगा 12,600 बटा 105 गुना 100, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो ये 21, ये 20, है ना, और ये कट जाएगा 6 बार में 600, तो ये आ जाएगा 12,000, ठीक है। तो क्रय मूल्य आपका आ गया 12,000। अब इसका विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है 13,200, है ना। तो विक्रय मूल्य से अगर हम क्रय मूल्य को घटा लेंगे तो हमको पता चल जाएगा लाभ। तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमको आता है 1200 रुपया। अब पता करना है कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100% होता है। तो लाभ है 1200, क्रय मूल्य है 12,000 और गुना 100%। तो इसको काट देगा 10 बार में, 0 से 0 कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 10%। अगला सवाल कहता है
यदि विक्रय मूल्य पर लाभ 25% हो तो क्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा, है ना। विक्रय मूल्य पर लाभ 25% है ना। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य जो है वो 100 रुपया है और क्रय मूल्य जो है वो है 75 रुपया, है ना। तब 25% का लाभ होगा। अब लाभ कितना का हो रहा है, 25 रुपया का। निकालना किस पे है, क्रय मूल्य पर, तो बटा 75 गुना 100%। तो 25 दिया 75 मतलब 100/3% बराबर 33.1/3%। यही आपका सही जवाब होगा। तो कहता है कि यदि एक पेन 16 रुपया में बेची जाए तो प्रतिशत हानि पेन के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इस पेन का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हमेशा इस तरह के प्रश्न को जिसमें प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के बराबर होता है उसको हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। ऑप्शन से क्या सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर 20 रुपया क्रय मूल्य है तो हानि भी 20% का होगा, है ना। तो इसका मतलब 20 - 4 बराबर 16 और इस 16 रुपया दिया हुआ है तो इसका आंसर 20 रुपया होगा। ठीक है, 30 से अगर निकालेंगे तो 30 - 30 गुना 30 बटा 100 करेंगे तो आपको आएगा 30 - 0 0 कट जाएगा 9 बराबर 21 रुपया। लेकिन पेन का क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 16 रुपया है, तो ये नहीं होगा। उसी तरह से 40 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 50 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। और इस तरह के सवाल को हमेशा आपको ऑप्शन से ही बनाना है। अगला सवाल कहता है कि एक कार की गति 16.2/3 मीटर पर सेकेंड है तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो आपको पता है कि 16.2/3 मीटर प्रति सेकेंड है तो 16 × 48 मतलब 50/3 मीटर पर सेकेंड है इसका गति। किलोमीटर प्रति घंटा में इसको हमको बदलना है तो मीटर से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम 18/5 से गुना करते हैं और किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए हम 5/18 से गुना करते हैं। तो इसको हम 18/5 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 × 3 = 18 और 5 × 2 = 50, 10 × 6 = 60, 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि ए बी सी का औसत भार 45 kg है, ए और बी का औसत भार 40 kg है, बी और सी का औसत भार 43 kg है, तो बी का भार केजी में क्या होगा। क्या कहता है कि ए बी सी का औसत भार 45 kg है, इसका मतलब ये तीनों 45 kg का औसत का मतलब है सबके पास बराबर। दूसरा कहता है ए और बी का औसत भार 40 kg है तो ये 40 kg है, ये 40 kg है ना। तो अब 2 को में दिया है ये 40 kg, ये 40 kg, लेकिन ऊपर वाला स्टेटमेंट कहता है 45 ही 45 ही 45, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें सी नहीं है, इसके कारण औसत घटा है। तो इसका मतलब ये जो 5 5 10 kg जो घटा है इस सी के पास चला जाएगा, मतलब इस सी 55 kg का है, ये एकदम कन्फर्म है। अगला स्टेटमेंट कहता है कि बी और सी का औसत भार 43 kg है, बी और सी का औसत भार 43 kg है ना। तो ये 43 kg है लेकिन एक्चुअली में है ही कितना, 55 kg, औसत 43 दे रहा है। तो इसका मतलब इसमें कम कितना हो गया, 55 से 43 के बीच में कितना कम हो गया 55 से 43 के बीच में 12 का अंतर है। तो ये 12 kg जो कम हुआ है ये इसको दिया था, तो इसमें से हम 12 kg वापस ले लेंगे तो ये हो जाएगा 31 kg। इसका मतलब सी का वजन है 31 kg। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं कि तीनों का वजन, फिर क्या कीजिएगा 45 गुना 3, फिर इन दोनों का वजन 40 गुना 2, फिर इन दोनों का वजन 43 गुना 2, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप जब सोच के बनाएंगे, है ना, इस कंसेप्ट से बनाएंगे तो आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। कि एक वृत्त का त्रिज्या 100% बढ़ जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो 100% बढ़ने का मतलब क्या होता है, दुगुना हो जाना। 100% बढ़ने का मतलब होता है दुगुना हो जाना। तो अगर किसी वृत्त का त्रिज्या 2 गुना हो जाएगा तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाता है। 100% हो जाएगा तो 400% हो जाता है। कैसे, तो आप इसको देखिए। अगर मान लीजिए वृत्त का त्रिज्या हम x लेते हैं तो इसमें 100% इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr² मतलब πx², है ना। अब हम इसके त्रिज्या को में 100% बढ़ा जाए, है ना, x × x का 100% बढ़ा देंगे तो
तो ये हो जाएगा 2x। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा ये होगा पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू 2x का स्क्वायर बराबर 4 पाई x स्क्वायर, है ना। तो अब कितना गुना बढ़ गया, ये पाई x स्क्वायर है, ये 4 पाई x स्क्वायर हो गया, मतलब 4 गुना बढ़ गया। 4 गुना बढ़ गया मतलब 400% बढ़ गया। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर वृत्त के त्रिज्या को 2 गुना किया जाएगा तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर होता है इसके फॉर्मूला में, तो जितना बढ़ेगा उसका स्क्वायर बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी 400% बढ़ जाएगा। अगला सवाल कहता है कि यदि एक वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है तो वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात होगा। वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल समान है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या, वर्ग की भुजा और वृत्त के त्रिज्या के बीच क्या अनुपात होगा। तो ये हो जाएगा √पाई आर बराबर ए, है ना। स्क्वायर रूट हम दोनों तरफ ले लेंगे क्योंकि हमको भुजा और त्रिज्या का अनुपात चाहिए, है ना। तो a बटा आर बराबर हो जाएगा √पाई बाई 1, मतलब √पाई इज टू 1। तो √पाई इज टू 1, ऑप्शन नंबर ए ये हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल कहता है कि 5 आम और 4 संतरों का मूल्य वही है जो 3 आम और 7 संतरों का मूल्य है। मतलब 5 आम प्लस 4 संतरा बराबर है 3 आम प्लस 7 संतरा। आम को आम के तरफ और संतरा को संतरा के तरफ ले जाएंगे, मतलब 5 आम माइनस 3 आम बराबर 7 संतरा माइनस 4 संतरा। तो ये कितना हो जाएगा, आम आम से घटेगा तो 2 आम बराबर 3 संतरा। और अनुपात किसका पूछ रहा है, तो आम और संतरा का। तो आम को इधर ही रहने देंगे, आम बटा संतरा बराबर हो जाएगा 3/2 बराबर 3:2। तो 3:2 ऑप्शन नंबर सी है, यही आपका जवाब हो जाएगा। है कि एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में पूरी करता है तथा समान दूरी धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में पूरी करता है, तो नदी की धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, है ना। तो ये दूरी है, इसको अगर नाव की गति x किलोमीटर है प्रति घंटा, धारा y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको यहाँ से यहाँ जाने में 10 मिनट लगता है, तो इसका स्पीड क्या होगा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि इसको वापस आने के लिए स्पीड इसका क्या होगा x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना लगता है कि 30 मिनट। तो दोनों सिचुएशन में दूरी बराबर है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो x प्लस वाई गुना 10/60, क्यों, क्योंकि घंटा में बदलेंगे, बराबर x माइनस वाई गुना 30/60। इससे इसको काट देते हैं, 30 दूना 60, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 6 उधर चला जाएगा, 6x माइनस 6y। इसको बराबर 2x माइनस 6x बराबर माइनस 6y माइनस 2y। तो ये हो जाएगा माइनस 4x बराबर माइनस 8y। इसका मतलब x बराबर 2y। इसका मतलब x बराबर 2y हो जाएगा, है ना, x बराबर 2y हो जाएगा। तो इससे आपको 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय कर लेता है ना। तो आप इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, है ना, आंसर आ जाएगा। दूरी 1 बराबर है, चाल कितना है x प्लस वाई, मतलब 2y प्लस वाई इंटू 10/60, मतलब 3y इंटू 1/6, है ना। तो 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल कहता है कि एक रेलगाड़ी जिसकी गति 84 किलोमीटर है, विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है। तो यहाँ रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। ये जा रहा है 84 किलोमीटर प्रति घंटा से और ये विपरीत दिशा में ये जो आ रहा है ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो रिलेटिव स्पीड कहता है, इसका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 84 + 6
90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं तो यह मीटर प्रति सेकंड में चला जाएगा। 18×5 = 25 मीटर प्रति सेकंड। अब पार कितना देर में करता है? 4 सेकंड में। कितना दूरी तय करेगा? तो जितना रेलगाड़ी का लंबाई होगा, है ना। तो रेलगाड़ी का लंबाई बराबर तय की गई दूरी बराबर, है ना, दूरी बराबर चाल गुना समय बराबर 100 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी 100 मीटर जो होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।